एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उनका वीकेंड आ गया होता है, इसलिए वो सभी लोग कायदे के घर में पढ़ाई करने के लिए चले गए होते हैं। और वहीं पर हिगेरू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि अगर तुम अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगी तो तुम फेल हो जाओगी, इसीलिए अभी से सीरियस हो जाओ। वहीं पर कायदे भी कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर तुम पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगी तो मैं तुमको लंच नहीं दूंगी और मैं तुम्हारे सभी स्नैक्स को भी छीन लूँगी। वो सब सुनकर ओत्सुकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगी होती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा क्रूएल कैसे हो सकती हो, तुमको पता है ना कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कुकिंग ही ट्राई करने के लिए आई थी। कायदे कहती है, ओह तो ये तो काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि आज का लंच तो युवा बनाया है और हाँ, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा हिस्सा भी खा जाऊँगी। अब ये सब सुनकर ओत्सुकी और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और रोते हुए कहने लगी होती है कि मैं भी उसका हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ज़रूर मन लगा कर पढ़ाई करूँगी। कायदे उसको स्पेशल लेसन देने के लिए लेकर जाते हुए हिगोरू से कहती है कि मैं इस पर नज़र रखूँगी, इसलिए तुम लोग अपना काम अच्छे से करना और हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना मत भूलना। वहीं पर वो सब देखकर युवा सोच रहा होता है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे एक स्पेशल लेसन दे। तभी कायदे उससे कह देती है कि मैं तुमको आज रात को एक स्पेशल लेसन ज़रूर दूंगी, इसलिए तैयार रहना, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर मेहनत से पढ़ाई करने के लिए कहने लगता है। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में पढ़ाई करते करते उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गया होता है, मगर वहीं पर युवा अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उन दोनों से कह रहा होता है कि एक साथ पढ़ाई करने में कितना मज़ा आता है ना, क्यों ना कल हम लोग फिर से पढ़ाई करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसको घूरने लगते हैं और हिगेरू कहता है कि तुम दोनों न्यूली वेड के अफेक्शन से हमारा दिमाग ऐसे ही ख़राब हो गया था, अगर हम दोनों ऐसे यंग मारे जाते हैं तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज ही होगा। वहीं पर ओत्सुकी भी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है कि हाँ, तुम दोनों जब बर्तन धो रहे थे तब डिवीजन ऑफ वर्क कितना ज़्यादा बैलेंस था और प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में तो कायदे हर वक्त युवा को ही देख रही थी। वो सब सुनकर कायदे काफ़ी ज़्यादा नर्वस और ब्लश करते हुए कहती है कि जब वो सीरियस फेस के साथ पढ़ाई कर रहा था तब वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा फैस्किनेटिंग था। ये बोलकर वो सर में से लाल होकर अपना हाथ फटकते हुए चिल्लाने लगी होती है कि मेरे पास में कोई चॉइस था ही नहीं, क्या तुम इसको लेकर माइंड करोगी। और हाँ, ओत्सुकी तुम्हारा हाथ तो कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हारी आंखें भी हिगोरू पर ही फिक्स थी। अब ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा सर में से लाल होकर कहने लगी होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पर कायदे कहती है कि तुम तो उसको एकदम स्वीट और ड्रीमी आंखों से देख रही थी, क्या तुमको लगा था कि मैं नोटिस नहीं कर पाऊंगी। वहीं पर वो देखकर वो दोनों लड़के कहते हैं कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। हिगेरू कहता है कि उन्हें ऐसे छोड़ दो, लेकिन घर जाने का वक्त भी हो गया है, हमारे पास में अब सिर्फ एक ही चारा है। ये बोलकर वो दोनों अचानक अपने अपने गर्लफ्रेंड को हग कर लेते हैं, जिससे वो दोनों अचानक हग हो जाने से थोड़े से चौंक हो जाते हैं। वहीं पर हिगेरू अपने वाली से कहता है कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन अब घर जाने का वक्त हो गया है। वहीं पर दूसरी तरफ में युवा भी कहता है कि तुम्हारा फीलिंग्स भी क्लियर इनफ था, इसलिए चलो इसको यहीं पर एंड करते हैं, जिससे वो दोनों लड़कियां शांत हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं पर युवा सोफा पर काफ़ी ज़्यादा थक कर बैठते हुए पूछता है कि वैसे आज डिनर में क्या है। कायदे डिनर के बारे में बताकर कहती है कि हम बाद में डिनर करेंगे, पहले मैं तुमको तुम्हारा हार्डवर्क का रिवॉर्ड दे देती हूँ। ये बोलकर वो उसके गोद में बैठ जाती है, जिससे युवा के दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और वो उससे कुछ कहने तो जाता है, मगर वहीं पर वो उसके कान के करीब जाकर विस्पर करते हुए कहती है कि आज रात के स्पेशल लेसन के बारे में ये कैसा रहेगा। ये बोलकर वो उसके कान को निब कर देती है, जिससे युवा का गेम ही ओवर हो जाता है। वहीं पर वो कहती है कि मैं थोड़ा और करना चाहती थी, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूटली जोल्ट किए थे, लेकिन आज के लिए मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। ये बोलकर वो डिनर प्रिपेयर करने के लिए चली जाती है और खुद के फेस को फैन करते हुए खुद से कहती है कि मैं अपना सैनिटी को और देर तक नहीं रख पाऊंगी। वहीं पर युवा अपना कान पकड़कर काफ़ी ज़्यादा लाल होकर सोच रहा होता है कि क्या सरप्राइजिंगली स्पेशल लेसन था, अगर वो ऐसे ही लेसन दोबारा देगी तो कहीं मैं बीस्ट ना बन जाऊं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरे जगह पर वही बीस्ट है। अब इसी के साथ में अगले सीन में निकायदो को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल गई होती है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ छोटा सा इंजरी है, इसलिए एक सप्ताह तक कोई भी हेवी एक्सरसाइज मत करना। अब इसके बाद में वो दोनों वापस घर जाने लगे होते हैं,
जहाँ पर उसकी मम्मी पूछती है कि ऐसे में तो स्कूल जाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा ना, क्या मैं तुमको स्कूल छोड़ दूँ। निकाइदो थोड़ी सी एम्बेरस होते हुए कहते प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं ग्रेटफुल हूँ कि इससे मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग होगा। उसकी मम्मी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे दोस्त को तुम क्यों नहीं बुला लेती हो, एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा फर्स्ट लव। ये सुनकर शॉक्ड के मारे उसका क्रचे से गिर जाता है और वह ब्लश करते हुए कहने लगी होती है कि योशिजुमी ऐसा वैसा लड़का नहीं है। उसकी मम्मी उसको और ज़्यादा टीच करते हुए कहती है किसने कहा कि मैं उसके बारे में कह रही हूँ। ये सुनकर निकाइदो पूछती है मेरा मतलब है कि आप उसके बारे में कैसे जानती है। वो कहती है कि रिको मुझसे कही थी कि तुम किसी लड़के को फोटो को काफ़ी देर से देखकर मुस्कुरा रही हो। वो सब सुनकर निकाइदो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि अब मैं तुमको और टीच नहीं करूँगी, बल्कि कल से तो मैं तुमको ड्राइव करके स्कूल छोड़ दूँगी, तो शायद कहीं मैं योशिजुमी से ना मिल जाऊँ। वो सब सुनकर निकाइदो काफ़ी ज़्यादा पानी पानी होते हुए सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर वह युवा से मिल जाती है तो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा मेसअप क्रिएट कर देगी, इसको तो किसी भी तरह से अवॉइड करना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों कपल एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं और युवा थोड़ा सा नींद में कहता है कि माफ़ करना, तुमको मुझे फिर से उठाना पड़ा था। वो दोनों वैसे ही बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी स्कूल से थोड़ा सा दूरी में एक कार उनको पार्क हुआ दिखाई देता है, जो देखकर वो पूछते हैं कि कार से कौन आ रहा है। तभी कार में से निकाइदो निकलते हुए अपनी मम्मी को अब घर जाने के लिए कहने लगी होती है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी मम्मी योशिजुमी से मिल ही जाती है, जिससे वो उसको काफ़ी ज़्यादा टीच करते हुए कहने लगी होती है तो यही वो लड़का है, मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाती हो। निकाइदो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कार का दरवाज़ा बंद करते हुए उनसे कहती है कि जल्दी से कायदे को लेकर स्कूल चले जाओ, मगर तब तक उसकी मम्मी उसको चकमा देकर कार में से निकल जाती है और उससे कहती है तो तुम ही योशिजुमी हो, निकाइदो के दोस्त बनने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मैं आओ निकाइदो हूँ, उसकी मम्मी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। युवा उसके सामने बाव करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करने लगा होता है, तो वहीं पर वो देखकर निकाइदो चिल्लाते हुए कहने लगी होती है कि बाव करना बंद करो तुम स्टूपिड कहीं के। तभी उसकी मम्मी कायदे को देखकर कहती है कि कहीं योशिजुमी के नेक्स्ट में जो लड़की खड़ी है वो। उसका बात को पूरा करने से पहले ही कायदे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए युवा के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप योशिजुमी के साथ वही है जो आप इमेजिन कर रही है। ये सुनकर उसकी मम्मी हंसते हुए कहती है तो तुम ही कायदे चान हो, तुम्हारा काइंड एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक्स, मैं आशा करता हूँ कि तुम आए चान के साथ अच्छे से गेट अलोंग होगी। ये बोलकर वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे पास में तो एक टफ अपोनेंट है, इसलिए अपना बेस्ट करना। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होते हुए कहती है कि मैं आपकी सभी बात मानूंगी, बट प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। उसकी मम्मी कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन इसके बाद में शॉपिंग पे चलना, मैं तुम्हें कुछ अच्छे ड्रेसेस सजेस्ट करूँगी जो कि किसी भी लड़के को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होगा। ये बोलकर वो युवा से कहती है कि निकाइदो का एक हाथ फुल है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए क्या तुम उसको सपोर्ट करोगे, क्या मैं तुम पर काउंट कर सकती हूँ अब जबकि तुम उसके साइड बगल वाली सीट में ही बैठते हो। तो युवा कहता हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, इसलिए उसकी मम्मी उसको थैंक्स बोलकर चली जाती है। उनके जाने के बाद में निकाइदो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते माफ़ करना कि सुबह सुबह ही वो तुम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दी है। कायदे कहते कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी मदर थोड़ी सी यूनिक है या फिर बोलो फन है, वो तो मेरी मम्मी से कहीं ज़्यादा अलग है। निकाइदो कहते क्या सच में, मैं तो ये इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारी मदर कैसे होगी। वेल ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होगा ये सोच कर कि जब तक मेरे इंजरी रिकवर नहीं होता है तब तक हर दिन ऐसे ही होने वाला है। युवा कहता वेल ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास में केयरिंग पेरेंट्स है, एनीवे तुम मुझे अपना बैग दे दो, मैं लेकर चलता हूँ। जो सुनकर निकाइदो थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर अपना बैग देने लगती है। उसका बैग को लेते देख कर कायदे जेलसी के मारे उसका आर्म में जोर से चींटी काट देती है, जिससे चौंक कर युवा पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा फोर्स यूज कर रही हो। कायदे कहती है कि जरूर तुम कुछ इमेजिन कर रहे होगे। ये बोलकर वो उसको खींच कर स्कूल लेकर जाने लगती है, जिससे शर्मा कर युवा कहता मैं खुद ही चलकर जा सकता हूँ, मुझे ऐसा मत खींचो। अब इसी के साथ में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका पहला क्लास ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा क्लास दूसरे रूम में होता है, जिसके लिए वो उसका बैग लेकर चलने के लिए कहता है। निकाइदो कहते हैं कोई नहीं, मैं खुद ही लेकर जा सकती हूँ। युवा कहता है कि जिद मत करो, क्रचेस के साथ में कॉपी किताब लेकर सीढ़ी से उतरना डेंजरस होगा,
इसलिए निकायदो को उसका अपना सारा सामान देना ही पड़ता है। जहाँ पर वो उसका एक क्यूट बैग का यूज करते देखकर युवा एक पल के लिए रुक जाता है, जो देखकर निकायदो थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहने लगी होती है कि क्या ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम ये कहना चाहते हो कि ये चीज़ें मुझ पर सूट नहीं करती है। इतना बोलकर वो गुस्से में चिल्लाने लगी होती है कि क्या क्यूट चीज़ें यूज करने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। युवा डरते हुए कहने लगा होता है कि मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, मेरी आंखें इसलिए रुक गई थी क्योंकि मुझे भी वो वाला कार्टून कैरेक्टर पसंद है, ये तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ना। ये बोलकर वो दोनों उसी कार्टून कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगे होते हैं। अब इसी के साथ में उनका लंच ब्रेक हो जाता है और जब युवा दूसरा क्लास करके अपना क्लासरूम में आता है तो कायदे को अपने सीट पर लंच के साथ बैठा पाता है, जो देखकर युवा कहता है कि तुमको कैफेटेरिया में तो मेरा इंतजार करना चाहिए था ना। मगर कायदे मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे सीट पर बैठना चाहती थी और मैं तुम्हारे यूजुअल व्यू देखना चाहती थी जो तुम हमेशा देखती हो, जिससे युवा थोड़ा सा ब्लश करने लगा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर निकायदो आकर कहती है कि तुम दोनों की स्टेयरिंग को इंटरप्ट करने के लिए माफ़ करना, लेकिन अगर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे तो लंच ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। ये बोलकर वो एक लंच बॉक्स जो कि खरीद कर लाई होती है युवा को दे देती है, जो देखकर कायदे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर पाउट करने लगती है, जो देखकर युवा पूछता है तुमको क्या हो गया। कायदे अचानक उसको हग कर लेती है, जिससे युवा थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहने लगा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि स्कूल में ये सब मत किया करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। कायदे कहती है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या है, लंच ब्रेक एक प्रीशियस टाइम है जिसमें मैं पूरे का पूरे टाइम तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। ये बोलकर वो उसको खींच कर कैफेटेरिया लेकर जाने लगती है। मगर वहीं पर निकायदो को अपने क्रचेस के सारे सीढ़ियों पर से उतरते देखकर वो कायदे को सॉरी बोलकर उसका हेल्प करने चला जाता है, जो देखकर कायदे उन दोनों को अच्छे से आने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। उसको जाते देखकर निकायदो कहती है कि वो तो तुम्हारे साथ में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। युवा पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहते कुछ नहीं, मुझे बस लग रहा है कि मैं उसका वीकनेस को समझ ली हूँ, हालांकि उसके पास में सब कुछ है फिर भी। युवा कहा था वीकनेस, क्या उसके पास में भी कोई वीकनेस है? मेरा मतलब है तो उसके पास तो कमाल का लुक्स है, ग्रेड है और वो मेजर कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट की बेटी है, वो तो एकदम सुपर वुमेन है, तुमको पता है ना। निकायदो कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं उसका वीकनेस को अपने पास ही रखूँगी क्योंकि शायद ये मेरा इमेजिनेशन भी हो सकता है। अब इसके बाद में वो सभी लोग कैफेटेरिया में जाकर खाना खाने लगे होते हैं और अपने ग्रेड्स के दोनों टॉप 2 पढ़ाई को और अच्छे तरह से करने के लिए बोल रही होती है, जो सुनकर बाकी तीनों का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है। और उन्हीं सब के बीच में कायदे युवा का तारीफ करते हुए उसके सर को पैट करने लगती है, जो सब देखकर युवा सोचता है कि कायदे आज थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही है। लंच के वक्त में भी वो ईगरली मेरे ही हाथों से खाना खाना चाहती थी, यहाँ तक कि शॉर्ट ब्रेक में भी वो मेरे क्लास में आकर मेरे गोद में बैठी थी। हालांकि वो क्यूट था, लेकिन मेरे दिल के लिए वो थोड़ा सा पावरफुल था और लोगों की मार देने वाली नज़रें तो और ज़्यादा भयानक थी। ये सब सोचकर वो उसको पढ़ाने के लिए निकायदो को थैंक्स करता है और कहता है कि तुमको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। निकायदो कहती है कि नहीं, मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरे वजह से तुमको इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है। युवा कहता है कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इंजर्ड को हम्बल होना चाहिए और दूसरों से हेल्प लेना चाहिए। ये बोलकर वो उसके सर को अपने हाथ से सहारने लगा होता है, जो देखकर उसके दोनों के दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और युवा अचानक अपने पीठ में एकदम चिल फील करने लगता है। वहीं पर उसके उस एक्शन से निकायदो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगी होती है, तो कायदे काफ़ी ज़्यादा पाउट करने लगती है और फिर चिल्लाने लगी होती है कि हालांकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे भी पैट करो, तो चलो अब जल्दी से करो भी। इसलिए युवा जल्दी से उसको भी पैट करने लगा होता है। तभी ओत्सुकी कहती है कि चलो अब इन फ्लर्टिंग को साइड में रखते हैं क्योंकि अब घर जाने का वक्त हो गया है। अब इसके बाद में दिखाते हैं कि वो दोनों अपने घर चले गए होते हैं, जहाँ पर युवा मन लगाकर पढ़ाई कर रहा होता है। वहीं पर कायदे उससे कह रही होती है कि अब हमारा नहाने का वक्त हो गया है, चलो मैं तुम्हारे पीठ धो दूँगी। नहाने के बाद में हम लोग फ्रेशमेंट के लिए आइसक्रीम भी खाएंगे। तुम्हें पता है ना कि शुगर तुम्हारा ब्रेन के लिए थोड़ा सा एसेंशियल भी तुम्हारे ब्रेन के लिए एसेंशियल है। मगर वहीं पर युवा कहता है कि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी परेशान मत करो। कायदे कहते नहीं, ये बोलकर वो अपना पैर पटक कर स्पॉइल्ड एक्ट करने लगी होती है। इसलिए वो उसको मनाने लगा होता है, ठीक है तुम पहले जाकर नहा लो जब हम। लेकिन वो उसका बात को पूरा करने से पहले ही और ज़्यादा चिल्लाकर कहने लगी होती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही नहाना चाहती हूँ।
युवा अपना सर खुजाते हुए कहता, देखो कायदे, मैं अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा होगा अगर तुम चुपचाप शांत बैठ जाओ तो। अब वो सुनकर कायदे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ठीक है मैं समझ गई। ये बोलकर वो वैसे ही किसी तरह से जाते हुए कहते ठीक है, और बिना किसी स्पिरिट से कहती है कि ठीक है आज मैं एकदम शांत रहूँगी और एक लोनली बात अकेले लूँगी, और उसको गुड लक बोलकर चली जाती है। उसको जाता देख कर युवा सोचता है कि मैं श्योर हूँ कि नहाने के बाद में वो ठीक हो जाएगी। ये बोलकर वो पढ़ाई करने लगता है, मगर जब वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तब वो अपने मन में कहता है कि मगर एंड में कायदे बिना ज़्यादा एक्साइटेड हुए नहा कर निकली थी और सोने चली गई थी, और जो आइसक्रीम हम लोग एक साथ खाने वाले थे वो भी वैसे फ्रीजर में ही रखा रह गया, और मैं कल तक पढ़ाई करते रहा। अब इसी के साथ में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, और कायदे कहते माफ़ करना कि मेरा ज़्यादा देर तक सोने के कारण तुमको ये सभी काम करना पड़ा था। वहीं पर युवा सोच रहा होता है कि सिर्फ मैं थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई शुरू क्या कर दिया हूँ, मैं तो जल्दी उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा पैथेटिक हूँ। जब से मैं इसके साथ रहना शुरू किया हूँ तब से मैं काफ़ी कुछ नया सीखा हूँ। मेरा डेली नीड को अकेले मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। कुकिंग, हाउस वर्क और क्लब एक्टिविटी तो सभी स्टूडेंट का ड्यूटी होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वर्क है, लेकिन मैं तो कायदे के साथ में हमेशा रहने वाला हूँ, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ को लेकर हार नहीं मान सकता हूँ, इसलिए मुझे मेरा बेस्ट देना होगा। तभी कायदे उससे कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, लेटली तुम काफ़ी ज़्यादा। उसका बात को पूरा करने से पहले ही वहाँ पर निकायदों का मम्मी कार उड़ा कर लेकर आ जाती है और अचानक उनके पीछे रुक जाती है और हॉर्न बजाकर उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच कर कहती है, गुड मॉर्निंग, हमेशा की तरह आज भी निकायदों का ख्याल रखना। वहीं पर निकायदो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हुए कहती है कि आपको हॉर्न बजाने की क्या ज़रूरत थी, मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो रही हूँ, प्लीज़ चले जाइए। उनको भगाने के बाद में निकायदो कहती है कि मैं इस तरह के लाइफ को और जीना नहीं चाहती हूँ, ये इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि अब तो मैं स्कूल भी नहीं आना चाहती हूँ। वहीं पर युवा हंसते हुए कहता है, वेल ये प्रूफ है कि वो तुम्हारी कितना ज़्यादा केयर करती है। ये बोलकर वो उसका बैग लेकर जाने लगा होता है, मगर तभी वो कुछ अजीब नोटिस करके कायदे से पूछता है कि आज तुम कुछ काफ़ी ज़्यादा चुपचाप नहीं लग रही हो, मुझे लगा था कि तुम आज भी कल की तरह मुझे खींच कर लेकर जाओगी। कायदे कहते कि मैं कैसे बताऊं, कल मेरे माइंड में बहुत ही सारा चीज़ें थी, मगर फिर भी हमें निकायदों के पेस से ही चलना पड़ेगा। वहीं पर जब निकायदो अपना जूता खोल के रख रही होती है तब कायदे युवा से कहती है कि क्या क्रचेस को मैं होल्ड कर सकती हूँ, मगर युवा मुस्कुराते हुए मना करता है कि तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा और हैवी है। तभी क्लास बेल लग जाती है, जो सुनकर युवा उससे कहता है कि तुमको अपने क्लास में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेट भी हो जाते हैं तो हम कोई एक्सक्यूज बना लेंगे, क्योंकि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वहीं पर कायदे काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है, मगर अपने चेहरे पर कुछ भी ना दिखाकर वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देख कर निकायदो कहती है कि वो थोड़ी सी अजीब लग रही है ना, क्या तुम दोनों में कुछ फाइट तो नहीं हो गया है ना। युवा कहता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तभी निकायदो कहती है कि मेरे मुंह से सुनकर ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन तुम दोनों को मेरे हिसाब से अगर कुछ गलतफहमी हो गया है तो ख़त्म कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ें सिर्फ कम्युनिकेशन से ही ठीक हो सकती है। अब इसी के साथ में वो लोग भी जाकर अपना क्लास करते हैं, और जब स्कूल का छुट्टी हो जाता है तो वो दोनों बाकी तीनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने स्टडी सेशन के लिए, लेकिन वो तीनों काफ़ी ज़्यादा लेट होते हैं और अभी तक आ ही नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग उनका इंतज़ार करने लगे होते हैं। और निकायदो उससे कहती है कि तुम बदल गए हो। लोग कहते हैं कि लोग तब बदल जाते हैं जब उनको एक स्वीट हार्ट मिल जाता है, और तुम इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो। अब तो तुम बिल्कुल ही एकदम दूसरे पर्सन ही बन गए हो। युवा कहता, वेल तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा तब जाकर मैं कायदे के लिए वर्दी बन सकूँगा। वो कहती है कि ऐसा सोचना तुमको नहीं लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है। युवा पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है। निकायदो कहते हैं क्योंकि वो हितोत्सुवा सान है, एक प्रेसिडेंट की बेटी जो कि जापान की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए वोट की गई है, अपने ग्रेड में टॉप आती है। अगर तुम्हारे जगह पर मैं होती तो मैं ज़रूर खुद को उससे कंपेयर करके एकदम ओवरवेल्ड हो जाती। युवा कहता है, तुम भी ऐसे सोचती हो, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। उसको डेट करना तो काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। वहीं पर क्लास के बाहर में ग्लूमी मूड में वो सब कायदे सुन रही होती है, जो सब सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे भागने में वो थोड़ी सी आवाज़ कर देती है। उस आवाज़ को सुनकर उन दोनों का ध्यान उसी आवाज़ पर चली जाती है, मगर फिर अपने बात को कंटिन्यू करने लगे होते हैं। और वो पूछती है,
वेल आखिर ये कितना ज़्यादा हार्ड हो सकता है। युवा इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट होने लगा होता है और कहता है कि एंड में कोई भी नहीं आया। मगर तभी वो देखता है कि उसको एक मैसेज आया होता है जो कि कायदे भेजी होती है कि आज मैं घर जल्दी जा रही हूँ, मैं घर में तुम्हारा डिनर बना के इंतज़ार कर रही होंगी। उस मैसेज को पढ़कर युवा को पता चलने लगा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भी घर जाने के लिए कहता है। निकायदो उसको उससे अच्छी तरह से बात करके अगर कोई गलतफहमी है तो वो मिटाने के लिए कहती है। अब कुछ देर के बाद में वो जल्दी ही अपने घर चला जाता है जहाँ पर वो उसका इंतज़ार कर रही होती है और कहती है कि डिनर तैयार है। युवा पूछता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था ये जानकर कि तुम जल्दी ही घर आ गई हो। कायदे कहते माफ़ करना, वो थोड़ा सा सडन था, लेकिन आज के डिनर में मैं अपना सारा स्किल्स को झोंक दी हूँ, इसलिए इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए खा लेते हैं। इसलिए युवा जल्दी से अपना हाथ पैर धोकर ड्रेस चेंज करके आ रहा होता है तो कहता है कि वेल ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज तुम फिर से अपने यूनिफॉर्म को ऐसे फेंक दी थी, देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कायदे कहती है कि मैं डिनर के बाद में रखने ही वाली थी। वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही रख दिया हूँ। अगर तुम अपना ड्रेसेस को ऐसे फेंकते रहोगी तो तुम्हारे ड्रेसेस में रिंकल हो जाएगी, अगली बार से ख्याल रखना। वो सब सुनकर कायदे थोड़ा से डाउन होने ही लगी होती है, जो देखकर युवा जल्दी से बात को पलटते हुए कहने लगा होता है कि सुबह में तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना। कायदे कहते नहीं कुछ भी नहीं, मुझे लगा था कि लेटली तुम अपनी पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हो। युवा कहता है कि हाँ जल्दी ही हमारा फाइनल्स एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अब इसी के साथ में उनका दिन ऐसे ही बीतने लगा होता है जिसमें वो सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करते रहता है, जहाँ पर युवा सोच रहा होता है कि वो ना सिर्फ मेरा ट्यूशन फीस पे कर रही है बल्कि मेरा बाप का कर्ज को भी वही चुका रही है, जिसके कारण मैं उसके एहसान तले दबते ही जा रहा हूँ। इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ों में मैं सिर्फ अपना एकेडमी स्किल्स को ही बढ़ा सकता हूँ, जिससे मैं किसी नेशनल पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाकर स्कॉलरशिप के दम पर उसका ट्यूशन फीस को बचा सकूं। इसके बाद में टाइम बहुत जल्दी बीतता है और आज मेरा फाइनल एग्ज़ाम का लास्ट दिन आ गया है। निकायदो की इंजरी जल्दी हील हो गया था। क्रचेस से छुटकारा मिलने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसकी मम्मी उसको पिकअप और ड्रॉप करने नहीं आएगी। आफ्टर स्कूल स्टडी सेशन एग्ज़ाम आने तक ऐसे ही कंटिन्यू हुआ था। कायदे भी कभी कभी पढ़ने आती थी मगर वो जल्दी ही चली जाया करती थी। ज़्यादातर टाइम वो जल्दी ही घर चली जाती थी और मेरा कायदे के साथ में स्कूल आना काफ़ी ज़्यादा कम होते चला गया। मुझे ऐसा फील हुआ है कि खाते वक्त भी हम अब बातें करना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं। वेल लगता है कि अब इसके साथ में बात करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।